नमस्कार। आज हम आपको हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय कराते हैं। हिंदी साहित्य में सन 1920 से लेकर लगभग 1935-36 तक का जो काल है वो काव्य के क्षेत्र में छायावाद कहलाता है। छायावाद एक ऐसा काल था जिसमें कवियों ने प्रकृति के प्रति प्रेम एवं सौंदर्य, वेदना की अनुभूति, असीम और अज्ञात सत्ता के प्रति अपना मोह, अपना प्रेम जागृत किया था। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से उस अज्ञात और असीम सत्ता के बारे में बताया था। हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। यानी कि ये 4 कवि हिंदी साहित्य में छायावादी कवि कहलाते हैं। वैसे तो और भी हैं चाहे छायावादी कवि, लेकिन ये चारों प्रमुख हैं। इनमें भी जयशंकर प्रसाद को सबसे प्रमुख और प्रतिनिधि कवि माना जाता है। हम बात कर रहे हैं आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वैसे तो छायावादी कवि हैं, परंतु उनकी कविताओं में प्रगतिवादी चेतना साफ दिखाई देती है। यानी कि वो दोनों ही काव्य धाराओं में सम्मिलित हैं। प्रगतिवादी का मतलब सीधा सा ये है कि उस समय जब देश गुलाम था तो मिल मालिकों ने मिल के मजदूरों का शोषण किया, पूंजीपतियों ने गरीबों का शोषण किया, और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उन्होंने किसानों का शोषण किया। तो इस तरह से गरीबों के, किसानों के और मिल मजदूरों के शोषण के खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई थी वो एक तरह से प्रगतिवादी चेतना के अंतर्गत ही आती है। यानी कि प्रगतिवादी जो भी कवि थे वो सभी इस प्रकार की आवाज़ें उठा रहे थे। ऐसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी इनके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाई, जन जागरण की आवाज़ उठाई। जयशंकर प्रसाद ने तो एक तरह से ये भारत की गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति का चित्रण किया, प्रकृति का चित्रण किया, परंतु निराला जी ने दोनों ही बातों का अपने काव्य में वर्णन किया है। अब आते हैं निराला के व्यक्तिगत और साहित्यिक जीवन पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 1896 में पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में महिषादल नामक ग्राम में हुआ। और इनके जो पिताजी थे वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले से आए थे, बाद में वो महिषादल आकर बस गए थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रारंभिक शिक्षा भी महिषादल में ही हुई थी, और ये इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी घर पर ही रहकर स्वाध्याय से इनका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे वो औपचारिक रूप से 9वीं कक्षा तक ही पढ़े थे। इन्होंने सरस्वती और मर्यादा इन पत्रिकाओं में प्रकाशित कविताओं को, रचनाओं को पढ़कर ही हिंदी सीखी। मूलतः ये हिंदी स्टार्टिंग में, शुरुआत में ये नहीं जानते थे। अब इन्होंने जब इनका विवाह हुआ तो इनकी जो पत्नी थी वो बड़ी सुशील, कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ और भारतीय जो संस्कृति है उनका सम्मान करने वाली औरत थी। उनकी साहित्य में भी रुचि थी। इसी कारण उन्होंने अपने पति निराला को हिंदी में रचना करने की प्रेरणा दी, क्योंकि इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। तो उस समय जीवन की जो कड़वी सच्चाइयों से इनका सामना अभी नहीं हुआ था। और विवाह के बाद जैसे इनकी पत्नी ने इनको हिंदी में रचने की प्रेरणा दी, तो ये सबसे पहले जो सरस्वती पत्रिका थी जिनकी रचनाओं को पढ़कर इन्होंने हिंदी सीखी थी, उनके संपादक
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास गए थे अपनी एक कविता लेकर। ऐसा माना जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बहुत प्रकांड विद्वान थे और व्याकरण का उन्हें अच्छा ज्ञान था। वे कोई भी वे कोई भी जो क्या कहते हैं उनको, ये कोई भी रचनाएं बिना पढ़े अपनी अपनी मतलब उस सरस्वती पत्रिका में नहीं छापते थे। पहले उनको वो पढ़ते, उनकी गलतियां दुरुस्त करते, या ज़्यादा गलतियां होती तो उनको मना भी कर देते। हमने देखा था कि मैथिली शरण गुप्त की लगभग सारी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में ही छपी हैं। कहते हैं उनकी उस रचना को पढ़कर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बड़े गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि आपकी इस रचना में तो कहीं पर भी न तो कोई छंद है और इनमें कोई तुक लय ताल इस तरह की कुछ भी नहीं है, ये इस सरस्वती पत्रिका में छपने योग्य नहीं है। ये वाकया जब हुआ तो निराला को मन ही मन में गुस्सा भी आया और वो वापस आ गए उस कविता को लेकर। वह कविता उन्होंने दूसरी पत्रिकाओं में छपवा दी और वो कविता क्योंकि मुक्तक छंद की थी, उसमें कोई छंद नहीं था और आम बोलचाल की खड़ी बोली थी, प्रकृति के माध्यम से प्रकृति का मानवीकरण किया गया था और उसमें मार्शलता, प्रेम और माधुर्य गुण से संपन्न वो जो कविता थी, जूही की कली कौन इस तरह पता नहीं कौन सी वो मतलब ऐसी कोई कविता थी। उस कविता को लोगों ने हाथों हाथ लिया और वो बहुत प्रसिद्ध हो गई। और ये निराला जी ने बिना महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती में छापे अपने लेवल पे एक बहुत बड़ी रचना का प्रकाशन कराया। इस तरह से बिना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए वो रचना बहुत प्रसिद्ध हो गई और देखते ही देखते निराला जी छा गए। इस तरह से जब भी कहीं कोई मुक्तक छंद की बात आती है तो निराला का नाम सबसे ऊपर आता है। निराला की सारी रचनाएं मुक्तक छंद में होती हैं, अर्थात उन्होंने छंदों के बंधन में नहीं बंधे और उन्होंने सीधी सपाट रचनाएं की। इसी तरह से उनके द्वारा इस प्रकार के जो काव्य शैली को कई विद्वानों ने केंचुआ छंद का नाम दिया, रबड़ छंद का नाम दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निराला जी ने हिंदी रचना में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बिना छंदों के निर्बाध गति से स्वच्छंद और मुक्त छंद कविताओं की रचना की है। इनका एक पुत्र था और एक पुत्री जिसका नाम सरोज था। दो ही संतान थी और इनकी पुत्री सरोज को जन्म देने के पश्चात कुछ समय बाद इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। अपनी पुत्री सरोज को ये बड़े लाव चाव से पालते हैं और बड़ी होकर विवाह तक भी कर देते हैं उनका। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो अपनी पुत्री की मृत्यु ने इनको तोड़ दिया था और ये एकदम बैरागी से हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि ये कहीं कहीं उसकी शमशान, उसकी चिता की राख के ऊपर भी, वहाँ पर राख के पास ही बैठ जाते थे। लोग इनसे मिलने आते थे और ये बाहर कहीं घूमते हुए दिखाई दे जाते। कई दिन नहाए धोए हुए कई दिन हो जाते, क्योंकि बैरागी आदमी के मन में मोह माया आकर्षण खत्म हो जाता है दुनिया का। ये एक बौद्धिक लोग हो चुके थे और सांसारिक सत्यता को समझ गए थे कि ये सब एक प्रपंच है, धोखा है। तो ये वहाँ पर एक जीवन दर्शन में व्यस्त हो गए थे और ये अब एक बैरागी की तरह, एक संत की तरह व्यवहार करते थे। इनके घर में लोग इनका इंतज़ार करते रहते खाने का और ये दूर तक घूमने चले जाते प्रकृति की शांत गोद में और वहाँ पर चिंतन मनन करते रहते थे। इन्होंने समन्वय, मतवाला और सुधा पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनका स्वभाव थोड़ा सा क्रांतिकारी भी था और इसी कारण ये कहीं एक जगह टिक कर नहीं रहे अपने स्वभाववश होकर। तो और इस तरह से जिंदगी के झंझावातों से जूझते हुए 1961 में इनका देहांत हो गया। फिर आपको बताता हूँ मैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावादी कवि हैं। इनका जन्म 1896 में पश्चिमी बंगाल के महिषादल में हुआ और 1961 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने छायावादी के साथ साथ प्रगतिवादी चेतना की कविताएं भी लिखी हैं। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं जैसे कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, परिमल आदि। इनके उपन्यास हैं अलका, प्रभावती, अप्सरा, सुकुल की बीवी। इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया, एक तरह से इनके रेखा चित्र हैं।
प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप आदि इनके जो जीवन संग्रह हैं, मतलब इनकी जीवनियाँ इन्होंने लिखी हैं। और सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट, इन्होंने रामचरितमानस का खड़ी बोली में अनुवाद भी किया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध अनुवाद है इनका। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इनका साहित्यिक परिचय हुआ। अब हम इनकी देखते हैं साहित्यिक विशेषताएं मुख्य मुख्य क्या हैं। मैंने आपको बता रखा है कि छायावादी कवियों की 4 प्रमुख विशेषताएं, 4-5 विशेषताएं तो एक जैसी होती हैं, जैसे कि देश प्रेम की भावना, नहीं सॉरी, ये क्या बोलते हैं, प्रेम एवं सौंदर्य। तो प्रेम एवं सौंदर्य, वेदना की अनुभूति, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण, ये एक ऐसी विशेषताएं हैं जो लगभग सभी छायावादी कवियों में थी। बस प्रसंग अलग अलग था, बाकी उन्होंने अपने अपने उसमें अपने अपने विचारों से ये प्रकट किए अपने विचार। देश प्रेम या राष्ट्रीय चेतना, ये भी छायावादी कवियों की एक विशेषता रही है। एक होता है रहस्यवाद या रहस्यवादी भावनाएं। रहस्यवादी भावनाएं उस अज्ञात असीम सत्ता के प्रति मोह प्रकट किया जाता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से नहीं कहते, उनको रहस्य बनाकर ही चलते हैं। जैसे कि किसी की छाया कहीं और पड़ती है और वो आदमी कहीं और है, तो इसी को जैसे छायावाद नाम दिया इन्होंने कि उस रहस्य में अज्ञात सत्ता के प्रति इन्होंने कहा काफ़ी कुछ और सीधा नहीं कहा, यानी 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 असली कुछ और है और छाया कहीं और पड़ रही है। तो छाया को माध्यम बना के इन्होंने बहुत ही गूढ़ बातें भी कही हैं। जो व्यक्तिगत दुख है, उनकी जो पीड़ा है, मार्मिक वर्णन है, उसका इन्होंने बड़ी ही तल्लीनता के साथ, बड़ी ही रोचकता के साथ वर्णन किया है, यानी व्यक्तिगत पीड़ा का। वो कहते भी हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक कहीं नहीं। और ऐसे ही प्रकृति चित्रण में आता है इनका वर्णन। बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। तो इस तरह से ये प्राकृतिक जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है, ये इनकी रचनाओं में मिलता है। प्रेम और सौंदर्य, निराशा और वेदना, मानवतावादी और प्रगतिवादी भावना और नारी के प्रति इनका दृष्टिकोण, ये सब इन रचनाओं की या इनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इसके अलावा जो देश प्रेम की भावना यानी कि राष्ट्रीय भावना और सामाजिक चेतना मैंने पहले ही बता दी है। समाज में जन जागरण लाना, सामाजिक जो बुराइयां हैं, गरीबी हैं, ये शोषण है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये मैंने पहले बता दी है और ये इनकी रचनाओं में कमोबेश कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती हैं। हमने इतना ज़्यादा इनका वर्णन नहीं करना है, हमने उनकी विशेषताओं के बारे में पॉइंट लिखकर 2-4 बातें लिख देनी है कि हाँ ये जो गुण थे इनकी कविताओं में थे, इनके काव्य में थे, इनकी रचनाओं में थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 4-5 गुण तो ऐसे हैं जो छायावादी कवियों में सब में ही थे। वेदना की अनुभूति, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद, प्रेम एवं सौंदर्य, समाज सुधार, ये सब सारे। अब इनकी एक और विशेषता आखिरी में आती है भाषा शैली, यानी कि इन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, क्या क्या काव्यांगों का वर्णन किया। इन्होंने सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि ये हिंदी क्षेत्र से स्टार्टिंग से जुड़े हुए नहीं थे, बाद में इन्होंने हिंदी सीखी। तो कोमलकांत पदावली थी और सरल और सहज हिंदी भाषा शुरू की। रूपक, अनुप्रास, उपमा, अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया। नए नए प्रतीकों, उपमानों और लाक्षणिक शब्दावली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी भाषा में काव्य गुण और अभिधा मतलब शब्द शक्तियाँ और ये लोकोक्तियाँ और मुहावरे, इन सभी का प्रयोग मिलता है। तो यही इनकी साहित्यिक विशेषताएं थी। अब हमारे सिलेबस के अंदर इनकी जो रचनाएं सम्मिलित की गई हैं, उनमें से जो पहली कविता है वो है वीणा वादिनी वरदे। इस कविता में निराला जी ने वीणा धारण करने वाली देवी सरस्वती, जो ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, उनका आह्वान किया है और उन्होंने विद्या की देवी सरस्वती से प्रार्थना की है कि वे भारतवासियों को ज्ञान दें और उन्हें स्वतंत्रता दें, उनके मन को निर्मल कर दें, उनके सोचने समझने की शक्ति को विकसित कर दें, उनमें ज्ञान की ऐसी धारा बहा दे, उनमें कला की ऐसी जानकारी भर दे कि उनके अंतःस्थल यानी कि अंतर्मन में छुपे हुए पाप, बुराइयाँ, बुरे विचार सब दूर हो जाएं और उनका मन निर्मल हो जाए, यानी भारतवासियों का। वो माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, भारतवासियों को ऐसी
ऐसे भारतवासियों को ऐसी कला दे दे, ज्ञान दे दे कि वो एकदम निर्मल हो जाएं और आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर सकें। वे वे जो भारतवासी हैं वे नए ताल, नए कंठ, नए बादलों के समान ऊपर उठकर आसमान की गहराइयों को नाप सकें और इन नए नए विचारों से अपना विकास करें, देशवासियों को विकास करें। और एक तरह से ये राष्ट्र प्रेम की कविता है जो इन्होंने लिखी है। और जो ये वीणा वादिनी वरदे कविता थी, ये गीतिका काव्य संग्रह से इन्होंने ली है। यानी कि गीतिका काव्य संग्रह में बहुत सी कविताएं हैं जो आपके सिलेबस में से सिर्फ ये एक वीणा वादिनी वरदे कविता ली है। अगली जो कविता है इनकी वो है भजन कर। इसमें कवि देशवासियों को, पाठकों को, आम जनता को, स्वयं को, परिवार सबको भगवान की वंदना करना, भगवान की भक्ति करने का आह्वान करते हैं। वे अपने मन को हरि चरणों में लगाने के लिए कहते हैं, ताकि हरि चरणों में हमारा मन लगेगा तो हमारी चंचल जो वृत्तियां हैं वो शांत होंगी और हमारा चित्त जो है एकदम उदात्त और शांत हो जाएगा। इसके अलावा भक्ति में मन लगाने से हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं और जो हमारा मन है, ये माया के आवरण को चीरकर परमात्मा में लीन हो जाएगा और हम शांति का अनुभव करेंगे। वो कहते हैं कि हम जिंदगी भर दुनिया भर के पाप करते रहते हैं, दूषित विचारों से घिरे रहते हैं, तो इन पापों को दूर करने के लिए, दूषित विचारों को छोड़ने के लिए, दूषित विचारों से छुटकारा पाने के लिए हमें इन मतलब भक्तिपरक विचारों को अपनाना ही होगा। यदि समय रहते हम नहीं सुधरे या समय रहते भक्ति की गंगा में स्नान नहीं किया हमने, तो हमारा जो जीवन रूपी नौका है वो भव सागर यानी संसार रूपी सागर में डूब जाएगी। अतः इसमें भजन कर कविता में उन्होंने ईश्वर के भजन करना, सत्संग करना, उनका नाम स्मरण करना, इन सब पर जोर दिया है। और इनका मेन उद्देश्य यही है कि हम ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर शांति का अनुभव करें और दूषित, कलुषित और पापवादी विचार जो हैं इनसे दूर रहें और अपने चित्त को निर्मल कर देश के उत्थान और उन्नति में एक योगदान दें और अपने परिवार और अपने समाज के लिए भी हम एक प्रेरणा स्रोत बन जाएं। अगली कविता है उनकी संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी कविता में उन्होंने संध्या जो सायंकालीन छठा है, सुंदरता है, उसका मानवीकरण किया है और यह कविता उनके परिमल नामक काव्य संग्रह में समाहित है। और इस कविता में उन्होंने संध्या का एक सुंदरी के रूप में मानवीकरण करते हुए बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। संध्या का मानवीकरण करते हुए उसे एक सुंदर लड़की, सुंदर रमणी के रूप में चित्रित किया है। दिन समाप्त होने पर जो संध्या रूपी सुंदरी है वो एक परी के समान आसमान से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। उसने अपने आंचल में अंधकार को छुपा रखा है और उसके दोनों अधर, दोनों होठ हैं वो मधुर हैं और उसके जो घुंघराले बाल हैं उसमें कुछ गजर जो भी चमक, और उस संध्या रूपी सुंदरी ने जो अपने बाल संवार रखे हैं उसमें जो गूंथे हुए तारे हैं वो चमक रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रात्रि का संध्या का मानवीकरण कर रखा है और रात्रिकालीन सौंदर्य का उन्होंने बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है और इसमें छायावादी छटा साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो संध्या रूपी सुंदरी है वो एक कोमल कली के समान है जो खामोशी रूपी अपनी सखी के साथ घूमती हुई आ रही है। यहाँ पर देखिए खामोशी के ऊपर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, यानी कि रात्रि के समय एकदम शांति सी छा जाती है चारों तरफ। न तो उसके हाथों में कोई वीणा बज रही है, न कोई पैरों में घुंघरू की रुनझुन सुनाई दे रही है और ना ही कोई किसी तरह का संगीत सुनाई दे रहा है। बस चारों तरफ एक अजीब शांति छाई हुई है और चुप चुप का शब्द गुंजायमान हो रहा है। पृथ्वी, आकाश, नदी, नाले, हवा, सब जगह चुप्पी का साम्राज्य है और एकदम असीम शांति छाई हुई है। संध्या रूपी सुंदरी मादकता की नदी बहाती है और उस मादकता का प्याला थके हारे जीवों को स्नेहपूर्वक पिलाती है और उनको सुला देती है ताकि वो आराम कर सकें। और वे भूली हुई घटनाओं से संबंधित मीठे सौपन भी दिखाती है ताकि जो विश्राम कर रहे जीव हैं उनकी जो शांति है वो मतलब उनकी शांति में चार चांद लग जाएं, यानी वो उनको और आराम मिले। भूली हुई घटनाएं उनको दिखाई देती हैं सौपन के रूप में।
और आधी रात होने पर बिल्कुल शांति में वह संध्या सुंदरी विलीन हो जाती है। और इस शांत वातावरण में कवि के मन में प्रेम भाव जागृत होता है और वह विरह अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उसके कंठ से विरह के गीत गूंज उठते हैं। यही सारी बातें इस संध्या सुंदरी में निराला जी ने बताई, जो पूरी तरह से छायावादी टच लिए हुए, छायावादी एक विचार लिए हुए। इसमें रात्रि का मानवीकरण भी कर रखा है, संध्या को एक सुंदरी के समान माना है और ये एक बहुत ही अच्छी कविता बन पड़ी है। संध्या सुंदरी कविता जो थी वो भी परिमल से ली गई थी और जो अगली कविता इनकी चौथे नंबर की है विधवा कविता, वो भी परिमल काव्य संग्रह से ली गई है। विधवा कविता में इन्होंने प्रगतिवादी चेतना को स्वर दिए हैं। इसमें भारत की एक विधवा की क्या हालत होती है इसके बारे में बताया है, उनकी क्या दयनीय दशा होती है विधवा की, उसके बारे में बताया है। वो बताते हैं कि विधवा जो होती है एकदम शांत होती है, वो एक मंदिर के अंदर मंदिर की पूजा के समान निर्मल और दीप शिखा से शांत होती है, या जैसे दीप शिखा एक निर्लिप्त भाव से और एकदम सीधे बिना किसी हिले डुले जलती रहती है, उसी तरह से ये एक विधवा भी आराम से अपनी लाइफ को जीते रहती है बिना किसी दिखावे के। कवि विधवा के दुखों का तो वर्णन करता ही है, साथ ही साथ उसके गत प्रेम का चित्रण भी करता है, यानी कि जो भूतकाल में उसने जो सुख उठाए थे, जो श्रृंगार किया था, जो अपने पति के साथ रही थी, बाग बगीचों की सैर की थी, वहाँ पर गीत गाए थे, संगीत का आनंद लिया था, ठीक है, वो सब उसके जीवन में आए थे। ऐसा नहीं है कि वो सदा से विधवा का जीवन जी रही थी, उसने भी कभी खुशी और आनंद को जिया था, यानी षड ऋतुओं का उसने भी श्रृंगार किया था। ऐसा नहीं है कि वो बिना श्रृंगार के सदा से ही ऐसे है, उसने भी कभी कभी दर्पण के सामने खड़े होकर श्रृंगार किया था। लेकिन आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि उसका जो प्रेमी है वो उसको छोड़कर चला गया है। अब उसको याद करके वो घुट घुट के रो रही है और समाज इतना निष्ठुर हो चुका है कि न तो कोई उसकी पीड़ा को ले रहा है, पीड़ा को हर रहा है, न कोई उसके प्रति उदारता दया दिखला रहा है। तो इस तरह से वो बेचारी घुट घुट कर मरने को विवश है। अतः अब कोई न उसको धीरज देने वाला है, न कोई उसको शांति देने वाला है। तो कवि हमसे विश्वास करता है, कवि कहता है कि हमें ऐसे ही ये जो विधवा है या दीनहीन है, इनकी अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। तो ये सारी बातें उन्होंने हमें कवि ने बताई है। तो विधवा में इसमें प्रगतिवादी चेतना साफ दिखाई देती है। और इनकी आखिरी कविता इनकी यथार्थ बोध, ये जो कविता है ये उनके नए पत्ते काव्य संग्रह में ली गई है और इस पर उन्होंने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो पॉलिटिशियन हैं उनके ऊपर करारा व्यंग्य किया है। ये लोग जनता की सुरक्षा की आड़ लेकर बड़े बड़े युद्ध करा देते हैं और आम जनता मर जाती है और ये बच जाते हैं और ये अपना स्वार्थ सीधा कर लेते हैं। कवि ने राजा का उदाहरण देकर कहा है कि जो ये राजा लोग होते हैं ये नेताओं के मतलब का आश्रय लेकर अपनी रक्षा का काम करते हैं सारे। जैसे बड़े बड़े किले बना लिए, तो किसने बना? अपनी रक्षा के लिए। जनता को तो कोई रक्षा प्राप्त नहीं हुई ना। बड़ी बड़ी फौजें रख लेते हैं, चापलूस रख लेते हैं, लेकिन वो सारे के सारे राजा की अपनी खुद की सुरक्षा के लिए होते हैं। और साथ ही साथ कवि, लेखक, इतिहासकार जो भी हैं उनसे भी अपनी ही बड़ाई के गीत लिखवा लेते हैं, अपनी कलम के ताकत के दम पर, सत्ता के दम पर और पैसे के दम पर। परिणाम ये होता है कि राजा और उसके समर्थक हर जगह उन्हीं की बड़ाई होने लग जाती है और उनकी रानियां हैं, चाहे उसमें कोई गुण ना हो, लेकिन वो संसार के लिए एक प्रेरणादायक बन जाती हैं। उन्हीं का यशोगान होने लग जाता है कि भाई नारियां बड़ी पतिव्रता हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही संस्कारी हैं, आदि आदि। इसके अलावा धर्म का प्रचार करने के लिए राजा जो लड़ाइयाँ लड़ता है उसमें भी खून की जो खून बहता है वो तो आम जनता का ही बहता है और नाम राजा का ही होता है। और जब जनता की आँख खुलती है तो उनको पता चलता है कि वास्तव में खून तो उन्हीं का बहा है, बेशक नाम राजा का हुआ है। और इस बहाने धर्म की रक्षा के लिए खून बहाने के बहाने भी राजा ने अपनी ही रक्षा की है। इस तरह से हमने देखा कि जो ये यथार्थ बोध कविता थी वो राजनीतिज्ञों पर करारा व्यंग्य है। इस तरह से हमने देखा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी सोच और छायावादी दोनों ही प्रकार की कविताएं हमारे इस सिलेबस में दी हैं। इनको ध्यान से सुनना, 1-2-3 बार सुन लेना और आपको इसके बारे में पता लग जाएगा कि हमारे सिलेबस में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने
क्या की कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविताओं के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। धन्यवाद।